रहे हैं सक्षम भारत, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। भारतीय सेना का जब भी जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है कि उनके हाथों में बंदूक है और वो बॉर्डर में देश की रक्षा के लिए तैनात है। लेकिन आज की इस खास कड़ी में हम आपको भारतीय सेना की एक अलग भूमिका दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त दिल्ली के R&R हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जिस अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि देश में इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बेहद अच्छी जानकारी ये है कि आर्म्ड फोर्सेस के सर्वोच्च होने के कारण जो देश के राष्ट्रपति हैं उनको ट्रीटमेंट भी इसी अस्पताल में चलता है। और अच्छी बात ये भी है कि फौज है, उनके परिवार वाले हैं, कोई जेसीओ है, कोई जवान है, उनका भी ट्रीटमेंट इस अस्पताल में उसी शिद्दत के साथ किया जाता है जितना कि बाकी विशिष्ट जनों का किया जाता है। तो आप सोचिए उस जवान का मोराल कितना अप होगा। आगे हम आपको लेकर के जाएंगे आज इस हॉस्पिटल में, इस अस्पताल में, और हम आपको दिखाएंगे कि तकनीक के मामले में जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारी भारतीय सेना आज वो कहाँ जा पहुंची। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमने R&R हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड को चुना है। इमरजेंसी वार्ड किसी भी हॉस्पिटल का मापदंड होता है। कौन सा केस कितना क्रिटिकल है ये डॉक्टर्स बताते हैं कि किन मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में लेकर के जाना है। R&R हॉस्पिटल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अजीत नीलकंठन हमारे साथ में हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सर कुछ बता सकते हैं? सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का सेवा के दो धाराएं हैं, टू स्ट्रीम्स। एक तरफ है हॉस्पिटल बेस्ड मेडिकल केयर पीस टाइम जो है, और दूसरे तरफ से कॉम्बैट मेडिकल केयर जो हमारा बॉर्डर्स में ट्रूप्स है उनके सपोर्ट में मेडिकल सर्विसेज। ये एपेक्स हॉस्पिटल है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का। इधर दोनों होता है, पीस टाइम मेडिकल सर्विसेज जो हॉस्पिटल में होता है, और दूसरा बॉर्डर में जो क्रिटिकल केसेस है जो ट्रीटमेंट टॉप लेवल पे होता है उनको तुरंत एयर इवैक्यूएशन लेके इधर दे आर ब्रॉट हियर एंड उधर प्रॉम्प्ट एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल केयर दिया जाता है। ये हमारा आप देख सकता है कि जो हमारा एक्सीडेंट इमरजेंसी वार्ड है, ये लेटेस्ट इक्विपमेंट और फैसिलिटीज सब कुछ शामिल है इधर। आपको देख, यू कैन सी दैट एवरी बेड हैज़ गॉट ऑल मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एंड जैसे ही पेशेंट आता है उसको तुरंत इवैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन एक ऐसा अस्पताल जो कि मिलिट्री ने जिसे सेटअप ही आप लोगों ने किया है, तो इसके इमरजेंसी वार्ड में और बाकी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में क्या फ़र्क है? इधर इमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट्स आएगा वो वेरी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस होगा, उनका इंटरवेंशन भी उसी तरीके से होना चाहिए। दैट इज़ प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट जो लाइफ सेविंग होगा या और सीरियस डिसीज़ का ट्रीटमेंट का शुरुआत इधर से होता है। उसके बाद वो अपना अपना वार्ड में एडमिट हो जाता है। डू एंड डाई बॉर्डर पे होता है, तो क्या सर हॉस्पिटल्स में भी इस मैटर पे तुरंत डिसीजन लेना है, कैसे करना है? दिस हैपेंस ऑल द टाइम। Every patient comes here, the doctor, the clinician has to make a judgment, immediate judgment as to कौन सा बेस्ट तरीका है इसका इलाज करने का। सर ये इक्विपमेंट्स और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना, कैसे आप लोग किस माध्यम से लेते हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हम एक स्टैंड अलोन हॉस्पिटल नहीं है, वी आर अ पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। दिस सपोर्ट सिस्टम is very robust and strong. हमारा we are under the army headquarter, all support is given from there, plus उसके ऊपर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
also the tri-service medical services head is there, the DG AFMS, and उसके ऊपर the Ministry of Defense में up to रक्षा मंत्री, वो लोग बहुत अच्छा तरीके से समर्थन देते हैं हमारे हॉस्पिटल को। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, उसमें भी मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भरता का ख्याल आप लोग रखते हैं? जब भी हम कोई इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट देते हैं, कोई हम प्रोजेक्शन देते हैं टू आवर हेडक्वार्टर कि हमको ये इक्विपमेंट चाहिए और ये आइटम चाहिए, हम भी हमारा स्पेशलिस्ट खुद देखते हैं कि क्या उसका सही स्पेसिफिकेशंस के साथ इक्विपमेंट जो है मेक इन इंडिया है, तो हम ज़रूर उसी को प्रपोज करते हैं। बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट मेक इन इंडिया लेने से इट इज़ नॉट जस्ट दैट वी आर एनकरेजिंग इंडियन इंडस्ट्री, बट उनका मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है। बिकॉज जो इक्विपमेंट इंडिया में बना हुआ है उसका मेंटेनेंस सही तरीके से लोकल एक्सपर्टाइज से हो जाता है। अब बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हम उस हॉस्पिटल में खड़े हैं जहाँ के देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, उनका ट्रीटमेंट भी अगर ज़रूरत पड़े तो यहीं पर होता है। और यहाँ पर सर जो एक बॉर्डर पर जो जवान हैं, जो JCO हैं, हर रैंक के जो अधिकारी हैं, उनका भी ट्रीटमेंट यहीं पर होता है। सर ये बहुत बड़ा अपने आप में मोरल बूस्ट करने की बात है कि राष्ट्रपति का भी ट्रीटमेंट यहाँ, इक्विपमेंट्स भी तो सर वही होते होंगे जिससे कि आप एक जवान का, एक JCO का आप करते हैं सर। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, आपके लिए कितनी बड़ी बात है सर? Yes. कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इनफैक्ट सर। या देख, एक डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, उसमें ना रैंक है ना पोजीशन है। तो जो पेशेंट आए हैं उनके लिए जो उचित है मेडिकल साइंस के हिसाब से हम उसका कार्रवाई करते हैं, और हर फैसिलिटी जो है उपलब्ध है। कोई किसी को पेशेंट को कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि ये इसके लिए है या इसके लिए है। जो भी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्पेशलिस्ट सर्विसेज, जो भी स्पेशलिस्ट आना है, जो भी इक्विपमेंट और जहाँ फैसिलिटीज़ देना है, सब कुछ हर पेशेंट के लिए साइंटिफिक तरीके से एज पर मेडिकल साइंस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वी प्रोवाइड। R&R हॉस्पिटल के बेहद महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट में इस वक्त हम आपको लेकर के आए हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपसे बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को सर के बारे में बताना चाहूँगी कि इन्हें 5 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे कि राष्ट्रपति ने किया है। कि अपने आप में गौरव की बात है। सर ने 50,000 से ज़्यादा अभी तक आई सर्जरी की है। इसके साथ ही और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी कि देश के राष्ट्रपति के नेत्र विशेषज्ञ से इस वक्त आप बात करने जा रहे हैं। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। धन्यवाद। ये डिपार्टमेंट कितना ज़रूरी है R&R के लिए और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस डिपार्टमेंट की? तो ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट एक, जैसे आपको पहले बताया गया है कि इस टर्शरी केयर से भी ऊपर वाला डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम सारी बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक सुविधाएं जैसे कैटरेक्ट सर्जरी के अलावा हम सब स्पेशलिटीज़ को फॉलो करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में रेटिना सर्विसेज, कॉर्निया सर्विसेज, ऑक्लोप्लास्टिक सर्विसेज, पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी एंड ऑक्यूलर ऑन्कोलॉजी जैसी सर्विसेज भी हम देते हैं। मैं अब आपको अपने एक महत्वपूर्ण जगह पे लेके आया हूँ जहाँ पे हमारी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी मतलब हम लेज़र से चश्मा उतारने का जो सर्जरी होती है वो करते हैं। तो ये सर्जरी को हम स्माइल सर्जरी बोलते हैं। बहुत ही एडवांस सर्जरी है। ये हमारा स्माइल स्टेशन है। यहाँ पे हम लेज़र से चश्मे का सर्जरी करते हैं, रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिसको बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी कॉर्नियल सर्जरीज भी इसमें परफॉर्म की जाती है, जिसमें कि बहुत सारे डिजीज़ लाइक केराटोकोनस होता है, उसका भी इलाज हम इस मशीन से करते हैं। बहुत ही आधुनिक मशीन है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। पिछले 2 साल के अंदर हमने अपनी दूसरे सेटअप जो RR हॉस्पिटल के नीचे वाले सेटअप जैसे कमांड हॉस्पिटल या जोनल हॉस्पिटल या पेरिफेरल हॉस्पिटल्स, वहाँ पे भी काफ़ी आधुनिक मशीनें भेजी हैं। तो हमारा जो जूनियर स्पेशलिस्ट है उसके पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके पास भी उस हॉस्पिटल के हिसाब से सारे इक्विपमेंट्स हमारे DGFMS ने सबको दिया है, ताकि हमारा सारे सेंटर्स एक साथ उभर के आए। आई डिपार्टमेंट में भी एक ऐसा डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल को सबसे अलग बनाता है। ये इस डिपार्टमेंट के बारे में सर आपने हमें
ऑफ द कैमरा बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? ये हमारा सर्जिकल सिमुलेटर लैब है। सर्जिकल सिमुलेटर लैब मतलब हमारे जितने जूनियर डॉक्टर्स जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे की जाती है। ट्रेनिंग इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अगर आप देखें तो जो नेत्र है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी का हिस्सा होता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी सीखे लाइव आइज़ पे, मतलब हम सीधे पेशेंट के ऊपर किसी को ऑपरेट करें तो कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया सिमुलेटर है, तो हम इससे इनकी सर्जरी ट्रेन कराएंगे। ये करने के बाद में जब सर्टिफिकेशन हो जाएगा इनका कि हाँ ये पास हो गई है, तब हम इनको नॉर्मल आइज सर्जरी करने के लिए दें। और हमने देखा है कि जब से ये सिमुलेटर हमारे पास में आया है, हमारे सर्जन, हमारे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस और उनका उत्साह बहुत ज़्यादा हो गया और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में भी जो पायलट्स होते हैं उनकी सिमुलेटर ट्रेनिंग मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। तो बिना सिमुलेटर ट्रेनिंग के आप हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते। इसी तरह हमारे यहाँ पे भी बिना सिमुलेटर ट्रेनिंग के आप लाइव सर्जरी नहीं कर सकते। सर, इस डिपार्टमेंट से निकलने से पहले एक आखिरी सवाल, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मैंने सोचा था 2018 में कि सिमुलेटर होना चाहिए, पर ये नया कॉन्सेप्ट था तो इसलिए लोग को इतना यूटिलिटी दिखी नहीं। वो सोचे थे कि इतना पैसा लगा के क्यों किया जाए। तो मेरे को करीब 1 साल लगे कन्विंस करने में कि क्यों ज़रूरत है। और फिर जब वो कन्विंस हो गए तो हमारे DGFMS को भी हमने बताया, वो भी कन्विंस हो गए। वो भी हमारे DGFMS जो है वो सुपर स्पेशलिस्ट है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो। तो उनको जब समझाया तो वो समझ गए कि ज़रूरी है, क्योंकि आँख सबके लिए बराबर है। इतना फेथ है हमारे लोगों का इस अस्पताल के ऊपर कि उनका ये मानना है कि आप कहीं पे भी कितना भी कोई कॉम्प्लिकेशन, कठिनाई हो गई हो या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई हो या आई थ्रेटनिंग मतलब विजन थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो उनका ये मानना है कि आप हमें RNR में भेज दीजिए और हम ठीक हो जाएंगे। मैं एक आपको ऐसे पेशेंट से मिलाना चाहूँगा। हमारे ऑफिसर है, यंग ऑफिसर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थे और एक ऑपरेशन के दौरान उनके मल्टीपल स्प्लिंटर्स आँख में चली गई थी। एक ब्लास्ट हुआ था और मल्टीपल स्प्लिंटर्स, और उनकी आँख का काफ़ी बुरा हाल था। तो उनको जब वहाँ के कमांड हॉस्पिटल में गए तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इनकी आँख को बचाया जा सके। फिर उनका विश्वास था कि मेरे को आप RNR भेज दीजिए, हम RNR में जाना चाहते हैं। When I was evacuated to Udhampur, ma'am, so my eye was severely damaged, and that is the reason that many of the renowned hospitals of the country, they have denied taking my case. I suffered a few gunshots and multiple splinter injuries, which has affected my left eye, severely damaged. And yes, it is a miracle for me that the current state where I am sitting and talking to you at my own is definitely a miracle, and this miracle has happened just because having a doctors like Brigadier Mishra and his team, and without them it would have not been possible. देश में जितने भी अस्पताल हैं या फिर आई केयर सेंटर हैं, अगर देखा जाए तो तकनीक तो तकरीबन एक जैसी ही होती है, लेकिन मुझे लगता है कि तरीके पर शायद हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय सेना का वो अस्पताल है जिसकी चर्चा देश में हर जगह होती है। ये मशीन जो रेटिना के 200 डिग्री कैप्चर में सक्षम है, इसके द्वारा हम किसी भी मरीज़ का बिना आँखों को डायलेट किए हुए पूरे रेटिना का एक ही बार में फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। इसकी मदद से हम विभिन्न रेटिना की बीमारियों को तुरंत ही डायग्नोज कर सकते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद में पेशेंट को कंफर्म भी कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ये मशीन एंजियोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो देश का आज बहुत ही बड़ी विपदा बना हुआ है, उसका भी इलाज किया जाता है। इस मशीन के आने के बाद से हमारा OPD टाइम, जो पेशेंट एक आता है और पेशेंट 2 से 3 घंटा वेट करता है, वह कट के आधे घंटे का रह गया है। फौज में एक लाइन कही जाती है कि जब तैयारी पूरी होती है और पूरी तैयारी के साथ जब हम बॉर्डर पर जाते हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे आपके गोला बारूद हो, तो अपने आप में फौजी बिल्कुल निश्चिंत रहता है। क्या यही भावना यहाँ के डॉक्टर्स के अंदर होती है, अगर मैं इस पूरे सेटअप के बारे में बात करूँ तो? हाँ, तो ये आपने बहुत सही बात बोली कि हम निश्चिंत भी रहते हैं और सक्षम भी रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे पास में, जैसे आप अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी को देखिए तो उसको क्या चाहिए, औजार में चाहिए उसके पास इक्विपमेंट। तो हमारे पास में सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं कि हम किसी भी सिचुएशन को
बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम चाहे इस देश का सर्वोच्च पद वाला अधिकारी हो या कॉमन मैन हो, मतलब हमारा जो जवान है वो, उसकी फैमिली को हम इतना सक्षम है कि हर इलाज जो कि बाहर में करा सकते हैं वो सारा चीज़ हम उससे अच्छे बेहतर ढंग से कस्टमाइज़ करके देते हैं। R&R को कवर करने के दौरान एक बात तो हमें समझ में आ गई है कि ये जो पूरी सुविधा है इसका एक ही मूल मंत्र है कि एक छत के नीचे हर एक सुविधा जो है वो फौज को या फिर उनके पूरे परिवार को मुहैया करवाई जाएगी। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट है, जो आर्म्ड फोर्सेस में एपेक्स इंस्टीट्यूट आर्मी हॉस्पिटल में है। यहाँ पूरे देश के आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल से जो किडनी रोग, गुर्दे के रोग से पीड़ित होते हैं वो हमारे पास फाइनल एपेक्स रेफरल के लिए आते हैं। पूरे देश से जो हमारे फौजी और उनके परिजन और जो वेटरन पॉपुलेशन है उनका हम यहाँ पे इलाज करते हैं। और हमारे यहाँ जो पेशेंट्स यहाँ पे डायलिसिस पे होते हैं उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकें, जिसे हिंदी में आम तौर पे प्रत्यारोपण कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें हम 2 तरह का किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। एक है लाइफ ट्रांसप्लांट, ताकि घर में परिवारजन में से कोई किडनी दान करता है, और एक है डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट, जिसे कैडावर ट्रांसप्लांट कहते हैं। या मृत व्यक्ति जो होते हैं वो लोग, उनके परिवारजन जब अपने अंग दान का निर्णय लेते हैं तो हम किडनी ट्रांसप्लांट हमारी वेटिंग लिस्ट के मरीजों को करते हैं जी। जो हमारी लाइव ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, यहाँ पे हम बहुत ही डिफ़िकल्ट और सेंसिटाइज ट्रांसप्लांट्स करते हैं कि जो पेशेंट्स का किडनी ट्रांसप्लांट दूसरे जगहों में या हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बाकी अस्पतालों में नहीं हो पाता है, तो उनका आखिरी दस्तक हमारा डिपार्टमेंट इस अस्पताल में होता है। अभी मैं आपको ले चलूँगा, दिखाऊँगा हमारे कुछ मरीज जो बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस थे और जिनको हम ट्रांसप्लांट करके उनकी अभी वो डायलिसिस मुक्त हैं। जैसे ये हमारे पहले मरीज हैं जिनको एक कैडावर ट्रांसप्लांट मिला, मतलब हमारे अस्पताल में जब कोई व्यक्ति मृत हुए उनके परिजनों ने उनका गुर्दा और बाकी अंग दान करने का निर्णय लिया, और जिस पे हमने उनको टाइमली किडनी ट्रांसप्लांट होने से आज के डेट में ये डायलिसिस मुक्त है और आम जिंदगी जी रहे हैं। ये हमारी एक लेडी हैं जो वाइफ ऑफ ए सर्विंग पर्सन है, जिनको भी हमें एक कैडावर ट्रांसप्लांट मिल पाया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा अस्पताल दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रांसप्लांट्स और कैडावर ट्रांसप्लांट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी, ये हमारा डिपार्टमेंट एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है और यह एक पूरे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का एक रेफरल सेंटर भी है। अब इमेजिन करिए कि जब एक पेरेंट को ये पता चलता है कि उनका बच्चा सुन नहीं सकता और उसके से बोल नहीं सकता, तो उनके ऊपर क्या पीड़ा या दुख का एहसास होता होगा। ऐसे में हमारा डिपार्टमेंट एक उम्मीद की किरण बनकर आता है और ऐसे मरीज़ बच्चों को हमारे यहाँ कॉकलियर इम्प्लांट या ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इम्प्लांट तक किया जाता है। रेगुलरली जैसे हम गांव में रहते तो गांव में इतना कोई टेस्ट वगैरह हुआ नहीं इसका, तो जब 1 साल के तकरीबन हो गया तब घर वालों को आइडिया हुआ कि ये सुन नहीं पा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता आवाज़ पे। तो फिर हमने यहाँ लोकल में हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसको सुनाई नहीं देता है। तो काफ़ी चिंता हुई कि अभी क्या करें, कि गाँव में काफ़ी बच्चों को हम देखते तो हमें भी चिंता हुई। तो हमें सजेस्ट किया कि आप RR में या हमारे आर्मी हॉस्पिटल में दिखाओ। तो हम यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ टेस्ट वगैरह किया और उन्होंने बाद में हमें रिकमेंड किया कि इसका एक कोक्लियर इम्प्लांट होता है कान के अंदर, जिससे बच्चा सुनने लग जाता है। तो हमें एक आस हुई कि हाँ शायद ये भी सुनने लग जाएगा। फिर इसकी 2.5 साल की उम्र में इसका कोक्लियर इम्प्लांट हुआ था। तो उसके बाद रेगुलरली हम इसकी यहाँ पे स्पीच थेरेपी कराते रहे कंटिन्यू, और आज ये नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी जी पा रहा है, नॉर्मल बच्चों की तरह नॉर्मल स्कूल में पढ़ पा रहा है।
हम लोग अभी डिपार्टमेंट ऑफ लैब साइंसेज एंड मॉलिकुलर मेडिसिन में खड़े हुए हैं और ये लैब जो हमारा है ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी है जो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। एंड ये नया इंस्टॉलेशन है, इसी साल में इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे जो हम टेस्टिंग करते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैंसर थेरेपी का एंड कैंसर के डायग्नोसिस का। जो भी हमारे पास मशीन्स हैं वो अभी इंस्टॉल हुई हैं। ये एक सीक्वेंसर, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर इसको बोलते हैं, इसका नाम मिनी सीक है। और इसके अंदर हम उन कैंसर पैनल्स को रन करते हैं जिससे उनका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होता है। ये एक नेक्स्ट मशीन है जिसका नाम नेक्स्ट सीक 2000 है। ये एक ज़्यादा बड़ी मशीन है, ज़्यादा उन्नत मशीन है, इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है। कैंसर के अलावा इसके अंदर होल जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकती है, मतलब इंसान के पूरा जीनोम है उसकी पूरी एक पतली तरीके से निकल आती है, जिससे इसको करंट बीमारी क्या है या आगे क्या क्या बीमारी हो सकती हैं ये सब हम पता लगा पाते हैं। ये एक और मशीन है, इसका नाम है लैबस्कैन 3D। ये काम आती है ट्रांसप्लांटेशन के फॉलोअप के लिए। वो केसेस जिनको कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद उनका फॉलोअप करना पड़ता है कि उनके अंदर एंटीबॉडी या ऐसे तत्व बन रहे हैं जिससे कि वो ऑर्गन का रिजेक्शन हो सकता है। तो अगर वो तत्व बन रहे होते हैं तो हमें इस मशीन से पता चल जाता है एंड उसके अलावा उसके लिए फिर हम उनका एडिक्वेट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर आर्मी हॉस्पिटल RNR में 2007 में स्टार्ट हुआ था और ये उस टाइम में पब्लिक सेक्टर में नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला सेंटर था। और ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स काफ़ी पेशेंट जिनका लिवर फेलियर हो रखा था उनका काफ़ियों का फ़ायदा हुआ है। कोविड के बाद फिर से लिवर ट्रांसप्लांट थोड़ा सा थम गया था, उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ और अब हम रेगुलर बेसिस में ब्रेन डेड पेशेंट से, लिविंग एज वेल एज डेड पेशेंट से लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट गुलाब सिंह। सर, मेरी लीवर की प्रॉब्लम 2015 से चल रही है, इसलिए मैं पहले मेडिसिन के सहारे ही अपना मतलब पूरा ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। पहले मेरे को डॉक्टरों ने सलाह दी भी आपका जो लीवर है पूरा चेंज होगा। तब डॉक्टर की सलाह से इधर दिल्ली RR हॉस्पिटल में आया और इधर के डॉक्टरों ने सलाह दी भी आपका लीवर चेंज होगा। तब लीवर मेरा इधर आके बहुत बढ़िया चेंज हो गया। तो बाद में मेरे को मतलब नई एक ज़िंदगी मिली। आर्मी हॉस्पिटल R&R का कैंसर विभाग कैंसर रोगियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अलावा जांच के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस और पैथोलॉजी की सुविधाएं भी अस्पताल में उपलब्ध हैं। नमस्कार, मैं ब्रिगेडियर डॉक्टर केशव मूर्ति, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, आर्मी हॉस्पिटल R&R। As you know, Army Hospital Research and Referral is a quaternary care and referral center in the armed forces. So we get referred patients from various other hospitals and also cardiac centers. This is the apex center, and so here we perform all possible percutaneous cardiac interventions without open heart surgery. This young lady has got dilated cardiomyopathy and severe LV dysfunction with severe mitral regurgitation, that is leakage in one of the valves, mitral valve. She was unfit for surgery. She has got heart failure. There is no other option for her at this stage. So we did percutaneous valve repair, transcatheter edge to edge repair, mitral clip implantation in this lady 2 days back. This was done without open heart surgery and it was very successful. Severe mitral regurgitation has been reduced to mild mitral regurgitation. She is doing fine now. His vitals are stable. अभी आपको अब कैसे हैं, कैसे लग रहा है? Heart failure has resolved. She is able to sit up. She is breathing normally in the room air. She is comfortable now. मेडिकल जगत की परिभाषा होती है सेवा भाव। चाहे डॉक्टर हो या फिर नर्स हो, बिना इस भाव के आप इस क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं। इस वक्त R&R हॉस्पिटल के जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, यानी कि यहाँ पर मरीजों के साथ कैसे रहना है उसकी जानकारी दी जाती है, उसकी शिक्षा दी जाती है,
उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। मैं कर्नल देचिन चोडन, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के हूँ। ये जो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये एक स्किल लैब है जहाँ पर स्टूडेंट्स इनिशियली ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद ये लोग वार्ड में जाते हैं, वहाँ पर पेशेंट के साथ इनके देखभाल और इनका रिससिटेशन करा जाता है। हमारे कॉलेज में इनिशियली जो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं ट्रेनिंग नीट मेरिट स्कोर से शुरू किया जाता है। ये 4 साल के ट्रेनिंग है। 4 साल के ट्रेनिंग के बाद इनको कमीशन होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में, एंड उसके बाद ये नर्सिंग ऑफिसर्स हर जगह, वेदर इट इज़ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हॉस्पिटल्स में इनका पोस्टिंग आ जाता है। एनीवेयर इन इंडिया, वेदर इट इज़ इन लद्दाख, इट इज़ इन श्रीनगर, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश या कोचिन, कहीं भी इनका पोस्टिंग आ जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसका क्या महत्व है? इनिशियली जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है दे आर गिवन द बेसिक ट्रेनिंग, जैसे पेशेंट्स को देखभाल करना है, जैसे पेशेंट का हाइजीन करना है, एंड व्हेन दे गो इनटू सेकेंड ईयर द एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर, जैसे इंजेक्शन देना है या पेशेंट को, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, एंड पेशेंट को कभी फीडिंग करना है। सो ग्रेजुअली फ्रॉम द फर्स्ट ईयर वी ग्रेजुअली मूव टू द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड देन व्हेन दे कम टू द फोर्थ ईयर इंटर्नशिप वी टीच द मोस्ट एडवांस नर्सिंग प्रोसीजर्स। थैंक यू मैम। और ये देखिए, ये भारतीय सेना की हम आपको तैयारी बता रहे हैं। ये केवल इन्फेंट्री ग्राउंड पर ही नहीं, देश के किसी बॉर्डर एरिया पर ही नहीं, लेकिन अगर किसी अपने सेटअप में, अपने हॉस्पिटल में, अस्पतालों में अगर उनको अपनी तैयारी रखनी है तो वो भी बहुत चुस्त होती है, और ख़ास करके हर बात का पूरा ध्यान रखा जाता है फ्यूचर को सोचते हुए कि कहीं कोई गलती ना रह जाए। उसके लिए पहले इस तरीके से तैयारी की जाए, उसके बाद अपने मरीजों को ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए जहाँ पर कहीं कोई कोताही ना हो और कामयाबी हर डॉक्टर के हाथ लगे। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आगे आप सब देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।